देखो ये एक पहली स्लिट है। अब पहली स्लिट में एक छिद्र है जिससे एक बड़ी प्रकाश निकल रहा है, ठीक। और ये रेखा छिद्र है। जैसे मान लो किसी प्लेट को अगर हम ऐसे काटते हैं तो वो रेखा छिद्र होता है। तो इसी तरह से इसके सामने एक और स्लिट रखी गई है जिसमें दो रेखा छिद्र S1 और S2 बनाए गए हैं, ठीक है ना। और ये दोनों एक दूसरे से स्मॉल टी दूरी पर हैं। बात समझ में आ रही है? ये दोनों एक दूसरे से स्मॉल टी दूरी पर हैं। जब इससे प्रकाश निकलता है तो इससे जो तरंगिकाएं निकलती हैं तो फिर S1 और S2 से होकर जब बाहर निकलती हैं तो वहाँ द्वितीयक तरंगिकाएं का कार्य करती हैं, ठीक है ना। वो जो है द्वितीयक तरंगिकाएं यहाँ से S1 S2 से निकलती हैं और ये कला संबद्ध स्रोत का काम करेगा। यानी दोनों S1 और S2 से निकलने वाली प्रकाश तरंगे कला संबद्ध स्रोत है, समान कला में कंपन करते हुए आगे बढ़ रही है द्वितीयक तरंगिकाओं के प्रकाश की चाल से, ठीक है। तो जब ये तरंगे आगे बढ़ रही हैं तो मान लो कोई तरंग जो है कि मान लो कि बिंदु O पर अध्यारोपित है और कोई बिंदु P पर अध्यारोपित है। बात समझ में आ रही है? तो और इसके ये जो फ्रिंज की चौड़ाई है ये माना गया है कि कितना है, स्मॉल x है। बात समझ में आ रही है? ये फ्रिंज की चौड़ाई कितना है, स्मॉल x है। अब बताओ कि हमको जो है कि इन दोनों के बीच, जैसे मान लो कि यहाँ से हम पीछे क्या किए थे कि यहाँ से जो निकलने वाली प्रकाश की तरंग यहाँ पर मिल रही है, फिर यहाँ से जो है कि यहाँ पर मिल रही है, तो हम ये अधिक वाले में से कम वाले को घटा देते थे तो ये पथांतर आता था ना, पथांतर। और वही पथांतर जैसे कि अगर हम यहाँ से ऐसे ऐसे हम खींच दिए थे, ठीक, तो यहाँ से ऐसे और इसके इन दोनों के बीच में ऐसे पथांतर आता था। तो जो ये पथांतर आता था यहाँ पर, वो यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ था पिछले वाले में। बात समझ में आ रही है? तो ये जो पथांतर आएगा ये S2A, तुम ये मान लोगे कि एक तरंग, एक दीप्त प्रकाश स्रोत यहाँ, एक दीप्त बिंदु यहाँ है और इसके बाद का दूसरा दीप्ति यहाँ है। तो इन दोनों के बीच में लैम्डा तरंग दैर्घ्य हुई ना, एक तरंग दैर्घ्य हुई तो वो लैम्डा हो गई, ठीक। अगर एक दीप्त एक अदीप्त है तब λ/2 होगा। तो वो बाद की बात है, मगर अभी हमको क्या निकालना है, हमको ऐसा फार्मूला निकालना है कि जिसकी फ्रिंज की चौड़ाई नाप करके हम तरंग दैर्घ्य ज्ञात कर सकें, ठीक है। तो देखो अब हम यहाँ से जो चलने वाली प्रकाश किरण जो यहाँ पर अध्यारोपित होती है और एक तो यहाँ से यहाँ पर, तो यहाँ पर या तो दीप्त या तो अदीप्त कुछ तो बनाएगा, ठीक। और यहाँ बिंदु O पर एक दीप्त प्रकाश स्रोत बनाया है, ठीक, जो समान कला में समान दूरी पर चले हैं। बात समझ में आ रही है? इन दोनों के बीच में जो बना है वो फ्रिंज की चौड़ाई है, ठीक। अगर दीप्त दीप्त बिंदुएं हैं तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई होगी और एक दीप्त अदीप्त बिंदुएं हैं तो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई होगी। अब देखो यहाँ से ये जो है कि अगर हम बिंदु S1 से S2P पर अगर लंब डालें तो बताओ ये थीटा कोण बनाएगा, हैं? और यहाँ से इसको अगर हम इसे सीधा मिला दें तो ये क्या बनाएगा, ये भी थीटा कोण ही बनाएगा। बात समझ में आ रही है? कैसे बनाएगा, है कि नहीं? देखो जो अगर ये थीटा है और इससे हाई S1 बिंदु से इस पर डाला गया लंब है ये 90 अंश, ठीक। तो इससे इस रेखा पर भी लंब होगा, जो ये रेखा होगी तो इस रेखा पर भी ये लंब होगा। बात समझ में आ रही है? इस रेखा पर भी लंब होगा। कैसे? अगर ये दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर होती तो इस पर लंब ऊपर होता ना,
परंतु यह बिंदु बहुत दूर है इससे, और ये त्रिभुज बहुत छोटा है, तो ये जब लगभग 90 अंश मान लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? जब ये 90 हो जाएगा ये वाला, तो ये वाला कोण 90 माइनस थीटा होगा, जो ये कोण है। तो जब ये 90 माइनस थीटा होगा तो बताओ कि यह पूरा 90 अंश पे है है। अब 90 अंश में से 90 माइनस थीटा घटाओगे तो हाई वाला थीटा हो जाएगा ना, इसका मतलब ये थीटा। पूरी बात समझ में आ गई? क्यों हम इसको 90 नहीं मान सकते, मगर 90 जो है अब इसलिए हम मान रहे हैं क्योंकि यह बिंदु जो है इससे बहुत दूर है, ठीक है, और ये त्रिभुज बहुत छोटा है, और ये दोनों स्लिटों की जो छिद्र हैं ये बहुत करीब हैं, पास पास में है, तो हम इसको ये मान लेंगे कि ये लगभग इसके समांतर है। तो जब ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, जब ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये जो छोटा कोण बना है यहाँ से बढ़ते हुए ये थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये कोण थीटा तो ये कोण थीटा। अब बताओ ये वाला 90 है, ये वाला 90 है, तो त्रिभुज समरूप त्रिभुज हुआ कि नहीं? ये वाला त्रिभुज S1 S2A, त्रिभुज S1 S2A समरूप त्रिभुज PCO होगा। त्रिभुज S1 S2A समरूप त्रिभुज PCO में, क्योंकि ये त्रिभुज समरूप हो गए, जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा अवश्य ही बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें ये वाली जो भुजा है ये पथांतर है। बात समझ में आ रही है? तो पथांतर के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले इस त्रिभुज में नियम लगाओ, हाँ, समरूपता की। तब बताओ इस त्रिभुज में हम इस पथांतर को ज्ञात करेंगे, और इसके 90 अंश के सामने वाली भुजा ये है, इससे हमको मतलब है, इसके ये लंब से नहीं मतलब है, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि तब इस त्रिभुज में इन दोनों भुजाओं को ले रहे हैं, तो बड़े वाले त्रिभुज में भी हम क्या लेंगे, इसको लेंगे और इस कर्ण को लेंगे। कोई दिक्कत? अब देखो तो त्रिभुज समरूप त्रिभुज इस छोटे वाले में और बड़े वाले में देखो, थीटा के सामने की भुजा S2A, इस त्रिभुज में थीटा के सामने की भुजा यक्स, क्या करें, पीओ करें, चलो पीओ बराबर इस 90 के सामने की भुजा स्मॉल टी, चाहे S1 S2, और इस 90 के सामने की भुजा क्या है, PC। किसी को कोई दिक्कत? देखो समरूप त्रिभुज में भुजाएं अनुपातिक होती हैं, तो जो कोण लोगे उसके सामने वाले की भुजा उसके अनुपात में ही होती है। ऐसा नहीं कि इस कोण के सामने की हाई भुजा ले लिए, अब हे कोण के सामने का हाई भुजा, एक गड़बड़ हो जाएगा ना। इस कोण के सामने की ये भुजा, इस कोण के सामने की ये भुजा आपस में अनुपात में होगी, और हे कोण के सामने की ये भुजा और इस कोण के सामने की ये भुजा आपस में अनुपात में होगी। बात समझ में आ रही है? तब देखो कि ये पथांतर है, ठीक। S2A क्या है, क्योंकि S2A पथांतर है, क्योंकि जब प्रकाश की किरणें चल करके यहाँ तक पहुँचती है तो इसका यह पथ है, और इन दोनों पथों के बीच यह पथांतर है। और पथांतर क्या है, वो तरंग दैर्घ्य का यम गुना यन गुना तो होगा। तो पथांतर बराबर क्या होगा, पथांतर बराबर S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P। बात समझ में आ रही है? बराबर क्या हो जाएगा, S2A लिखे ही है, ये पथांतर हो गया। तो पथांतर की जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक। और जो यह PC लिखे हो, हम PC के जगह क्या लिख सकते हैं, PA। नहीं, PC के जगह हम क्या लिख सकते हैं, CO लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो प्रकाश की किरणें निकली हैं, तो यह जो फ्रिंज इतनी चौड़ाई का नहीं रहेगा, क्योंकि हम इस चित्र में बनाए हैं ना, मगर वास्तव में जो प्रकाश होगा
दो स्लिटों के बीच की दूरी बहुत ही कम होगी, इतना न्यूनतम होगी, ये त्रिभुज बहुत छोटा बनेगा और ये जो कोण भी बहुत छोटा बनेगा। इसके लिए जो PC है वो लगभग CO के बराबर होगा। ठीक, स्लिटों के बीच की दूरी बहुत कम है। ठीक, और PO बहुत अल्प है, क्योंकि PO अल्प है, बहुत कम है ना। हाँ, बहुत छोटा है, जीरो मत लिखना, बहुत छोटा है। इसलिए PC जो है कि CO के बराबर हो जाएगा, इसलिए PC इक्वल टू CO हो जाएगा और CO का मान है कैपिटल T। अब हम इन दोनों को हम यहाँ पे रख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तब हम क्या लिखेंगे? पथांतर S2A बटा PO बराबर, PO के जगह हम क्या लिख सकते हैं? PO को हम x लिख सकते हैं, और यहाँ से S1 S2 को हम लिख सकते हैं स्मॉल d। ठीक, PC बराबर CO। अब PC के जगह हम CO लिख सकते हैं। अब आगे हम CO के जगह कैपिटल D रखेंगे। ठीक है, देखो, चूंकि S2A बटा x बराबर हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल d बटा कैपिटल। ठीक, अब देखो यहाँ से x को इधर हम पक्षांतर कर दें तो S2A बराबर क्या होगा? d इंटू x, चाहे x d बटा कैपिटल D। ठीक, यही तुम्हारा ये फार्मूला आया है जो कि पथांतर का है। तो हम बताओ कि अगर इसको नाप लें फ्रिंज की चौड़ाई, तो स्मॉल d, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी पता रहेगी, पर्दे के बीच की दूरी पता रहेगी, तो हमें पथांतर आ जाएगा। और जब पथांतर, जब दोनों दीप्त दीप्त रहेंगे तो उनके बीच में एक तरंग दैर्घ्य होगी। ठीक ना, तो इसको हम लैम्डा मान देंगे। लैम्डा बराबर एक्स डी बटा कैपिटल D। क्यों? यदि तरंग दैर्घ्य के लिए दो दीप्तों के बीच लगातार दो दीप्त, दो दीप्त बिंदुओं के लिए ठीक है, लगातार दो दीप्त बिंदुओं के लिए हमको क्या मिलेगा? एक तरंग दैर्घ्य मिलेगा। अगर एठे दीप्त एठे अदीप्त लगातार रहा तो लैम्डा बाई 2 होगा। बात समझ में आ रही है? बस यही सूत्र है। के लिए दीप्त फ्रिंज के लिए चौड़ाई नहीं है, दीप्त फ्रिंज के लिए क्या होगा? यह m लैम्डा होगा। ठीक ना, IX D बटा कैपिटल D। तो ये बताओ m लैम्डा, क्योंकि दीप्त फ्रिंज के लिए जो तरंग दैर्घ्य होगी वो पूरी होगी कब? जब m का मान 1 रहेगा, चाहे 2 रहेगा, चाहे 3 रहेगा, तब। बात समझ में आ रही है? हाँ? तब ये क्या होगा? दीप्त फ्रिंज के लिए रहेगा। और दूसरा अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए m-1 बटा 2 लैम्डा बराबर एक्स डी बटा कैपिटल D। ठीक है, इसके लिए m का मान हम रखेंगे 1 2 3 वो रहेगा इसका 2 यहाँ हम 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो 0 हो जाएगा पूरा। हाँ, 0 भी हो सकता है। तो यहाँ m बराबर 1
2 3 डॉट 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 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होगा? जैसे अगर तरंग दैर्घ्य पूरी है, हाँ। पूर्ण तरंग दैर्घ्य है तो दीप्त दीप्त फ्रिंजें बनेंगी ना। और इससे यम का मान चाहे इसमें से कुछ भी रखो तो जो लैम्डा है या तो 1/2 लैम्डा बनेगा, चाहे 3/2 लैम्डा, चाहे 5/2 लैम्डा, तब जो है अधिक अधिक फ्रिंजें बनेंगी। अच्छा, भिन्नात्मक रहेगा तो हाँ। दीप्त। और दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो फ्रिंज की चौड़ाई होती है। बात समझ में आ रही है? तो फ्रिंज की चौड़ाई को हम W लिखते हैं। फ्रिंज की चौड़ाई को हम क्या लिखते हैं? W। और लैम्डा पूरा रहेगा, ठीक है ना। तो कैपिटल D लैम्डा बटा स्मॉल d, ये फ्रिंज की चौड़ाई होती है। जो इसमें x है ना वही इसमें W हो गया है और कुछ नहीं है, ठीक है। हाई फ्रिंज चौड़ाई है x, तो फ्रिंज चौड़ाई नाप करके हम तरंग दैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं। फ्रिंज की चौड़ाई नापने के लिए, चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? तरंग दैर्घ्य रखेंगे और कैपिटल D स्मॉल d दिया ही रहेगा। देखो अगला दिया हुआ है कि दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत से व्यतिकरण असंभव कैसे होगा। तो अगर यह S1 और S2 दो अलग अलग बल्ब हैं, जैसे कि एक ही स्रोत से यहाँ पर दोनों उत्पन्न किया गया है ना, हम इससे न उत्पन्न करें एक स्रोत से, हम यहाँ पर अलग स्रोत कर दें, यहाँ पर भी अलग स्रोत कर दें, तो जब दोनों अलग अलग स्रोत से प्रकाश उत्पन्न होगा तो वो उससे जो तरंगें निकल करके सफेद पर्दे पर आपतित होंगी, इनके बीच जो कलांतर और पथांतर है वो बहुत तीव्र गति से परिवर्तित होगा। अगर दोनों के बीच जो कलांतर है अगर एक साथ परिवर्तित होता है, एक साथ कम होता है या बेसी होता है, तो उसको बोला जाता है कला संबद्ध स्रोत। चूंकि अब एक साथ परिवर्तित हो नहीं रहा है इसलिए स्वतंत्र प्रकाश स्रोत हो गया। इसलिए इसका यह इस पर डिपेंड नहीं, ये इस पर डिपेंड नहीं है, तो ये इन दोनों के बीच जो कलांतर है वो परिवर्तित होगा और इतना तेजी से परिवर्तित होगा कि जहां पर कहीं व्यतिकरण होगा तो कहीं नहीं होगा, तो फिर उसी बिंदु पर एक बार दीप्त बिंदु प्राप्त होगा और उसी जगह एक बार अदीप्त प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों एक ही जगह इतना तीव्र गति से परिवर्तित होंगे कि हमको इस पर्दे पर इसका व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त नहीं होता है, हमको दिखता ही नहीं है। तो इसलिए ये माना जाएगा कि स्वतंत्र प्रकाश स्रोत से हमको सफेद पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त नहीं होगा, है कि नहीं? क्योंकि जो हमको प्राप्त होगा उसमें कहीं भी फ्रिंजें दिखेंगी ही नहीं, सब एक ही बिंदु। इतना तीव्र गति से वहां पर दीप्त अदीप्त प्राप्त होगा, इतना तीव्र गति से कि उस अंतराल को हम समझ नहीं सकते और दृष्टि निर्बलता के कारण उनसे देख नहीं पाएंगे कि कब कैसे क्या हुआ, ठीक है।